हेलो दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल कचना गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे 11 जनवरी 2022 में पूछा गया क्वेश्चन जो एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। इससे पहले की वीडियो में हम करवा चुके हैं 8 जनवरी 2022 का क्वेश्चन। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। कथन P एक बच्चे की विकास की प्रगति को उसी उम्र के बच्चों के विकास की दर से तुलना करके सटीकता से मापा जा सकता है। तो कथन P गलत है, नहीं मापा जा सकता है। चलिए तर्क देखते हैं। विकास का स्वरूप वह गति सभी बच्चों के लिए एक समान होता है तथा सभी सांस्कृतिक परिवेश में समान रहता है। तो तर्क भी गलत है, कथन भी गलत है, तर्क भी गलत है। तो P और R दोनों गलत है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बच्ची फुटबॉल खेलना सीखने से पहले कूदना व छलांगे मारना सीखती है, ठीक है। यह विकास के सिद्धांत को प्रदर्शित करता है। तो यह जो है समीप दूर अभिमुखी प्रदर्शित करता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से विकास के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो विकास की दर एक समान और सार्वभौमिक है, ठीक है, ये सही नहीं है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। और इसको स्टार लगा लीजिए दोस्तों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चे अपनी संस्कृति में व्यवहार करने के उपयुक्त तरीके अपने दोस्तों, मीडिया जैसी कई स्रोतों से सीखते हैं, ठीक है। तो ये सही है। तर्क देखते हैं। सामाजिकरण एक प्रक्रिया है जो बहुत से औपचारिक व अनौपचारिक साधनों के जरिए होती है। तो तर्क भी सही है, कारण भी सही है। तो P और R दोनों सही है और R सही व्याख्या करता है P के। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था के बच्चों के लिए एक शिक्षिका को वस्तुओं और विचारों को जटिल से वर्गीकृत करने के मौके मुहैया कराना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा समझ बना लेता है कि प्रतीकों का इस्तेमाल वस्तुओं के प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जा सकता है? अगर बच्चे के सामने साइकिल नहीं है तब भी साइकिल शब्द सुनकर उसके मस्तिष्क में एक प्रतिबिंब बन जाता है। तो यह जो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनव 3 अंकों की संख्याओं का जोड़ करने में अकेले संघर्ष करता है, किंतु शिक्षिका की मदद से वह ऐसा करने में सक्षम है। लेवैगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार यह क्या दर्शाता है? तो यह जो है समीपस्थ विकास क्षेत्र को दर्शाता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसको स्टार लगा लीजिए दोस्तों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। लेवैगोत्स्की के अनुसार अधिगम क्या है? तो यह जो है ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया, ठीक है। लेवैगोत्स्की के अनुसार अधिगम क्या है? तो ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आसना अच्छी करती है क्योंकि वह दूसरों द्वारा अच्छा देखा जाना चाहती है। वह लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में है? तो क्या है? पारंपरिक चरण में है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रगतिशील शिक्षा में सीखने का स्वरूप सामाजिक होता है। क्या होता है? सीखने का स्वरूप सामाजिक होता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो है यह लचीला बहुस्तरीय गति आधारित अधिगम पर बल देती है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता हावर्ड गार्डनर द्वारा प्रतिपादित अंतर्वैयक्तिक बुद्धि का आलेख करती है? तो यह दूसरों के विचारों व इच्छाओं को की समझने की क्षमता। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। वैगोत्स्की के संरचनावाद में किसकी भूमिका अहम है? तो यह जो है भाषा की भूमिका अहम है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों के सीखने का आकलन करने के लिए एक शिक्षिका को किन तरीकों को इस्तेमाल करना चाहिए? तो पहला देखते हैं, कक्षा में की गई अंततः क्रिया। तो यह सही है। परियोजना, यह भी सही है। पोर्टफोलियो, यह भी सही है। आत्म आकलन, यह भी सही है। तो चारों करना चाहिए। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य किसकी जानकारी देता है? तो विद्यार्थी को कक्षा में व कक्षा के बाहर कैसे सहायता दी जा सकती है। ठीक है, तो यही उद्देश्य जानकारी देता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा समावेशन में बाधक है? तो सामग्री को केवल कुछ विद्यार्थियों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया। ठीक है, यही समावेशन बाधक है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन हाशिए के सामूहिक के विद्यार्थियों को शामिल करने में बाधा उत्पन्न करता है? तो यह जो है सामाजिक वर्तिका। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम अक्षमता संसुगत रूप से लिखने की क्षमता को सीधे प्रभावित करती है? तो यह जो है डिसग्राफिया। ठीक है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास श्रवण विद्यार्थियों के सफल समावेशन में बाधा उत्पन्न करेगा? तो यह जो है विद्यार्थियों को मौखिक परीक्षा के बजाय लिखित परीक्षा दे। ठीक है, यही क्या है बाधा उत्पन्न करेगा। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से प्रतिभावान विद्यार्थी की विशेषता कौन सी है? तो यह जो है सोच में सटीकता की आवश्यकता। ठीक है, यही विद्यार्थी की विशेषता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों में बोध कौशल को सुसाध्य करना चाहती है। इस उद्देश्य के लिए उसे निम्नलिखित में से किस से बचना चाहिए? तो वह जो है संदर्भहीनता। ठीक है, तो संदर्भहीनता से बचना चाहिए। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्यार्थियों में एक संप्रदाय के अधिगम को सुसाध्य करने के लिए एक शिक्षक को निम्न में से क्या करना चाहिए? तो यह जो है नियमों को समझने और अवधारणा की विशेषताओं को परिभाषित करने पर ध्यान दें। तो यही करना चाहिए। तो
ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारक अकादमिक प्रदर्शन में विद्यार्थियों की सफलता के लिए जिम्मेदार नहीं है? तो वो कौन है? जिज्ञासा। ठीक है, जिज्ञासा जो है सफलता में जिम्मेदार नहीं है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक संप्रदाय को पढ़ाते समय एक शिक्षक एक ऐसा उदाहरण दे रहा है जिसमें से उस संप्रदाय से जुड़ी श्रेणी की सबसे महत्वपूर्ण मूल विशेषताएं हैं। ऐसे उदाहरण को डॉट डॉट कहा जाता है। तो एक अध रूप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक अध रूप कहा जाता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक निर्दिष्ट लक्ष्य तक पहुंचने के लिए विद्यार्थियों को उनकी संज्ञानात्मक क्षमताओं पर चिंतन करने के लिए प्रोत्साहित करके एक शिक्षक निम्नलिखित में से किसके विकास को सुगम बना रहा है? तो क्या है? अभिसंज्ञान। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगा लीजिए। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की अवधारणा करते समय राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 निम्न में से किसके महत्व पर बल देती है? तो यह जो है सक्रिय जुड़ाव और बातचीत पर बल देती है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी समस्या को हल करने के लिए विद्यार्थियों की मदद करने के लिए एक शिक्षक को निम्न में से क्या करना चाहिए? तो एक शिक्षक को जो है ऐसी संकेत दे जो प्रासंगिक स्कीम संरचना को सक्रिय करे। ठीक है, ये करना चाहिए। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। क्वेश्चन देखते हैं। अधिगम असहायता लाचारी तब महसूस होती है जब एक विद्यार्थी यह मानता है कि शैक्षणिक गतिविधियों के परिणाम अनियंत्रित होते हैं। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है? तो एक गतिविधि में रुचि के कारण अध्ययन। ठीक है, यह आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन का अगला पार्ट देखते हैं। मैथमेटिक्स। राघव के पास 5 रुपये और 10 रुपये के सिक्के हैं। यदि उसके पास सिक्कों की कुल संख्या 30 है और 195 की धनराशि है तो उसके पास 5 रुपये और 10 रुपये के सिक्कों की संख्याएं क्रमशः है। तो पहले हम मान लेते हैं क्या कि उसके पास 5 और 10 के सिक्के जो है क्या है? 30 है। ठीक, तो कितना है धनराशि? टोटल 195। तो माना 1 रुपये का 10 रुपये यानी कि 21 और 9। ठीक है, तो 21 प्लस 9 कितना हो गया? 30। 30 सिक्के मेरे निकल गया। अब देखते हैं 21 गुना 5। ठीक है, 5 रुपये का सिक्के भी है और 10 रुपये का। तो 21 गुना 5 कितना हो गया? 100। फिर कितना है? 10, यानी कि 10 गुना 9 यानी कि 90। ठीक है, तो 90 हो गया। सॉरी, 21 गुना 5 यानी कि 105 हो गया और यहाँ 90 यानी कि 195। तो 195, तो उसका धनराशि हो गया तो 21 और 9। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नरेश अपनी कक्षा का एक दृष्टिबाधित विद्यार्थी है और त्रिआयामी 3D आकारों को छूकर उनके किनारों, कोनों और फलकों को पहचानता और गिनता है। एक त्रिभुज आकार प्रिज्म में कितने किनारे, कोनों और फलक होंगे? तो किनारे 9 है, कोने 6 हैं और फलक 5 है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस आयत का क्षेत्रफल क्या है
जिसकी लंबाई 122 सेंटीमीटर और चौड़ाई 55 सेंटीमीटर। तो पहले एक आयत बना लेते हैं। लंबाई कितनी है? 122 सेंटीमीटर और चौड़ाई 55 सेंटीमीटर। तो इसको 122 यानी कि आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई गुना चौड़ाई यानी कि 122 गुना 55, तो कितना हो गया मेरा? 6710 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर, 6710 वर्ग किलोमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रहनुमा माचिस की तीलियों से विभिन्न बहुभुज बनाती है और चांद की सहायता से उसके अंततः कोणों को मापती है। वह 3 तीलियों में से एक त्रिभुज बनाती है, फिर एक तीली और लगाकर वह उससे चतुर्भुज बनाती है, फिर वह एक तीली और लगाकर एक पंचभुज बनाती है इत्यादि। इन आकृतियों के कोणों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला देखते हैं, किसी भी बहुभुज के अंततः कोणों का योग 360 डिग्री, ये गलत है। किसी चतुर्भुज के अंततः कोणों का योग त्रिभुज के अंततः कोणों का योग का 3 गुना होता है, तो यह भी गलत है। जब भुजाओं की संख्या बढ़ती है तो बहुभुज के अंततः कोणों के मापों का योग बढ़ता है, तो यह सही है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए। कुछ नहीं है क्वेश्चन में। मैं 100 से आधा से अधिक हूँ, ठीक है, यानी कि 100 का आधा करते हैं 50, अधिक हूँ। मैं 5 दाही से अधिक और 6 दाही से कम हूँ। मेरी इकाई का अंक दाही के अंक से 3 कम है, तो मैं कौन हूँ? कहता है मेरा इकाई का अंक जो है दाही के अंक से 3 कम है, यानी कि इकाई 5 दाही 5 होगा तो इकाई 2 हो जाएगा, यानी कि 3 कम है। ठीक है, तो यहाँ 3 कम हो गया, तो यानी कि ऑप्शन बी 52। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सादिक एक आयताकार पार्क जिसकी लंबाई 60 मीटर और चौड़ाई 40 मीटर है के 5 चक्कर लगाने में कितनी दूरी तय करेगा? तो पहले इसका हम क्या निकालते हैं? आयताकार पार्क के एक चक्कर लगाने की, यानी कि 2 लंबाई प्लस चौड़ाई 2, यानी कि लंबाई कितनी है? 60 प्लस 40, तो कितना हो गया? 60 और 40 100, यानी कि 200। अब कहता है कि अब 5 चक्कर लगाने में कितनी दूरी तय करेगा? तो गुना 5 से कर दीजिए, यानी कि 1000 मीटर। तो 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रानी का स्कूल उसके घर से 6 किलोमीटर 375 मीटर की दूरी पर है। वह 1 किलो 95 मीटर पैदल और बाकी का रास्ता बस से तय करती है। वह बस से कितनी दूरी तय करती है? तो हम पहले क्या, रानी का स्कूल जो है 375 मीटर, ठीक है, 6 किलोमीटर 375 मीटर। तो यहाँ हम रानी यानी कि पैदल रास्ता तय करती है 1.95 मीटर, यानी कि 1 किलोमीटर और 95 मीटर, तो कितना हो गया? इसको हम घटा देते हैं, तो यानी कि 5 किलोमीटर और 280 मीटर, तो 5 किलोमीटर 280 मीटर, तो ऑप्शन बी राइट आंसर। कुछ नहीं है क्वेश्चन में। स्कूल के घर यानी कि 6 किलोमीटर 375 मीटर, उसमें से आपको इसमें 1 किलोमीटर 95 मीटर घटा देना है, बाद बाकी आंसर हो गया मेरा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक वर्ग की भुजा को आधा कर दिया जाए तो इस प्रकार प्राप्त वर्ग का परिमाप ... और क्षेत्रफल ... हो जाएगा। तो यह जो है परिमाप आधा हो जाएगा और क्षेत्रफल 1/4 हो जाएगा, तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक ट्रक 2.5 घंटे में 120 किलोमीटर दूरी तय करता है।
समान चाल से 80 किलोमीटर की दूरी तय करने में ट्रक को कितना समय लगेगा। तो पहले हम क्या निकालते हैं, चाल बराबर दूरी बट्टे समय, 120/5/2, तो मेरा कितना निकल गया, 48 किलोमीटर पर घंटा। ठीक, उसके बाद समय निकालते हैं, तो समय बराबर मेरा कितना हो गया, दूरी बट्टे चाल, यानी कि 80 किलोमीटर दूरी है, कितना यानी कि 48, यानी कि 5/3, यानी कि 1.2/3 घंटा। तो 1.2/3 घंटा हो गया। तो हम ले लेते हैं क्या कि 1 घंटा प्लस 2/3 गुना 60, यानी कि 1 घंटा 40 मिनट। तो 1 घंटा 40 मिनट, ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक गुलदस्ते के फूलों में गुलाब के फूलों की संख्या उसका 1/5 भाग है, लिली के फूलों की संख्या आधी है और बचे हुए ऑर्किड के फूल है। यदि गुलाब के फूलों की संख्या 8 है तो गुलदस्ते में ऑर्किड के कितने फूल हैं। तो पहले मान लेते हैं कि फूलों की संख्या x है। ठीक, तो गुलाब के फूलों की संख्या x/5 है मेरा, तो x/1/5 है, तो बराबर 8 हो गया। कितना, संख्या 8 है, तो 8 हो गया। तो फूलों की संख्या x बड़ा यानी कि 8 गुना 5, तो कितना हो गया, 40। और लिली के फूलों की संख्या से आधा है, तो 40/2 यानी कि 20 हो गया। अब कहता है क्या, ऑर्किड के फूल यानी कि कुल फूल कितना है, कुल फूल जो है मेरा 40 है। ठीक है, तो गुलाब 20 और लिली 8 यानी कि 12। ठीक है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर, 12 फूल गुलदस्ते में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 बराबर 2 + 1 का स्क्वायर, 7 3 + 2 का स्क्वायर, 16 7 + 3 का स्क्वायर। उपरोक्त पैटर्न को देखिए, अगला पद पहचानिए। तो 3 2 3 7 16 32 57, तो 57 + 6 का स्क्वायर 36, तो कितना हो गया, 93। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भानु एक कबाड़ी वाला है जो नीचे दिए गए मूल्यों अनुसार कबाड़ा इकट्ठा करता है। रद्दी कागज 12 रुपये प्रति किलो है, अखबार 14 रुपये, लोहा 27.50 पैसे और पीतल 225 रुपया और प्लास्टिक 38 रुपया। यदि 5 किलो लोहा, ठीक है, 5 किलो लोहा, तो 5 किलो लोहा का कितना हो गया मेरा, 5 किलो लोहा, तो 27 गुना 5, 27.50 गुना 5 यानी कि 137.50। ठीक, उसके बाद कहते 10 किलो प्लास्टिक, तो 380 हो जाएगा, तो 380 प्लास्टिक। ठीक है, उसके बाद कहता है क्या, 50 किलो रद्दी कागज, तो 50 किलो रद्दी कागज 12 रुपये यानी कि 6 हो जाएगा, यानी कि 12 पंचे 60 यानी कि 600। ठीक, अब कहता है क्या, अखबार और जो है 2 किलो यानी कि 50, हाँ 22 किलो अखबार है, तो 22 किलो अखबार है 14 रुपये का यानी कि 308। और पीतल 2 किलो है, तो पीतल का हो गया आपका यानी कि 450, तो टोटल को जोड़ दीजिए यानी कि 1875.50 पैसे। ऑप्शन डी राइट आंसर। कुछ नहीं करना है, सिर्फ गुना करके जोड़ देना है, हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस संख्याओं के समूह में
सबसे कम अभाज्य संख्या है। तो इसमें आपका हो गया 23, 29, 31, 37, तो इसमें 4 हो गया। अब इसमें देखते हैं 30 से 50 में, तो 31, 37, 41, 43, 47, तो ये 5 हो गया। अब 40 से 60 देखते हैं, 41, 43, 47, उसके बाद 53, 59, यहाँ भी 5 है। 60 से 80, 61, 67, 71, 73, 79, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है। तो कहा क्या है, सबसे कम अभाज्य संख्या यानी कि 20 से 40, तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से इतना का सबसे उत्तम सन्निकट कौन सा है? तो यह जो है 9 गुना 5 गुना 3 बटे 5 गुना 3, ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित का मिलान करो। तो एक में दिया है दाहिनी का अंक 1000 के अंक का आधा है, तो एक का हो जाएगा यानी कि 85, 23, 12, एक का डी। उसके बाद कहता है क्या कि इकाई का अंक लाख से लाख के अंक का 2/3 है, तो यानी कि 65, 83, 24, 65, 83, 24 यानी कि सी। सैकड़ों का अंक दाहिनी का अंक 2 गुना है, यानी कि 65, 28, 42 ए और 4 का बी, तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। NCERT के अनुसार कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए कौन से अधिगम प्रतिफल अपेक्षित नहीं है? तो पहला देखते हैं, संख्या 343 में 4 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। यह है पहचाने कि दी गई आकृतियों की श्रृंखला में अगली आकृति क्या होगी। यह भी है 1/3 प्लस 1/4 को हल करें। यह नहीं है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गणित की एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों से पूछती है, आपके पास 7 सैकड़े हैं और आपको उसमें 7 इकाइयाँ निकालनी है, आपको कौन सी संख्या मिलेगी? एक छात्र कहता है, मुझे 0 मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन छात्र द्वारा दिए गए उत्तर के संबंध में अति उपयुक्त है? तो शिक्षिका को छात्र को उत्तर तक पहुंचने की प्रक्रिया को समझने के लिए कहना चाहिए और उसके अनुसार उपचारात्मक शिक्षण की योजना बनानी चाहिए। यह जो है उपयुक्त है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसको स्टार लगा लीजिए, 4 स्टार 5 स्टार जो भी लगाना है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार स्कूलों में गणित शिक्षा के मुख्य लक्ष्यों में से एक है। बहुत सारी गणित जानने के बजाय यह जानना अधिक उपयोगी है कि गणितीयकरण कैसे किया जाए। निम्नलिखित में से कौन सा ऊपर दिए गए कथन का अर्थ प्रतिबिंब करता है? तो पहला देखते हैं, बच्चे को कितना गणित आता है, उस पर बल दिए गए जाने के बजाय यह जानना ज़्यादा जरूरी है कि बच्चे में गणितीय चिंतन और अमूर्त विचारों के साथ काम करने की योग्यता कैसे विकसित हो जाए। ठीक है, तो यह जो है अर्थ प्रतिबिंब करता है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्री गोविंद अपने कक्षा 3 के छात्रों में पैटर्न पहचानने का कौशल विकसित करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि इसके लिए सबसे अधिक सहायता सिद्ध होगी? तो यह जो है छात्रों को बिल्डिंग ब्लॉक देकर बढ़ती ऊंचाई के क्रम में रखने को कहना। ठीक है, ये सबसे अधिक सहायक सिद्ध होगी, तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा
2005 के अनुसार गणित में आकलन में डैश को सम्मिलित करना चाहिए। ठीक है, तो यह जो है छात्रों की छात्रों की संकल्पनात्मक समझ और समस्या साधन के कौशल की अर्जन संबंधित प्रगति। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुश्री प्रिया ने विभाजन की संकल्पना समझाई है। इस पर छात्रों का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से प्रामाणिक कार्य का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है? तो यह जो है आपकी कक्षा में उपस्थित 25 छात्रों में 100 उपलब्ध ड्राइंग शीट बनाने समान रूप से विपरीत करें। ठीक है, तो यह जो है सही उदाहरण है, अच्छा उदाहरण है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में ऐसा देखा गया है कि गणित में लड़के लड़कियां से बेहतर प्रदर्शन करते हैं। इस परिस्थिति का समालोचनात्मक विश्लेषण इस और इशारा करता है कि कारण हो सकता है ... सामाजिकरण की प्रक्रिया में अधिकतर लड़कियों को यह बोध करवाया जाता है कि गणित एक पुरुषों का क्षेत्र है, अतः कठिन है। तो यह जो है इशारा करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संख्याओं को गुणन करने की अवधारणा को पढ़ाने से पहले निम्नलिखित में से कौन सी प्रारंभिक गतिविधि सबसे उपयुक्त है? तो यह जो है छात्रों से उनकी कक्षा में कुल गुब्बारों की संख्या ज्ञात करने के लिए कहना, यदि उनमें से प्रत्येक छात्र 5 गुब्बारे लाता है। ये तो जो है सबसे उपयुक्त है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहले स्टार लगा लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्य पुस्तक की एक वांछनीय विशेषता को निरूपित करता है? तो यह जो है इसमें गणितीय समस्याएं जो कि संदर्भ और बच्चों के जीवन के अनुभव से संबंधित हो उनको प्रस्तुत करना चाहिए। ठीक है, यही विशेषता की निरूपित करता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैन हेले के ज्यामितीय विकास के सिद्धांत के अनुसार ज्यामितीय चिंतन के स्तरों से सही क्रम का पहचान कीजिए। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्लेषण संबंध पहचानना दृश्यकरण विश्लेषण संबंध पहचानना निगम। ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक शिक्षक ने अपनी कक्षा में छात्रों को 75 से 5 घटाने को कहा। कक्षा के 70% छात्रों ने कहा 25। उन्होंने यह गणना इस प्रकार दिखाई 75 - 5 यानी कि 25। इस भांति को दूर करने के लिए सबसे उपयुक्त अगला कदम कौन सा है? तो पहला देखते हैं। स्थानीय मान की अवधारणा को दोहराए और विद्यार्थियों से कहे कि उन्होंने प्रश्न हल करने के लिए जो प्रक्रिया उपयोग की है उसे समझाए। यह जो है अगला कदम हो सकता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कक्षा में अधिकांश छात्र कहते हैं कि 270 + 34 होता है। तो 270 + 34 2104। तो इस भांति को दूर करने के लिए कौन सा अवधारणा दोहराना सबसे उपयुक्त होगा? तो यह जो है जोड़ने के समय पूर्ण समूहीकरण, यह जो है दोहराना सबसे उपयुक्त होगा। ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक 5वीं कक्षा के
प्राथमिक स्कूल के अध्यापक अपने छात्रों को निम्नलिखित कार्य देते हैं। अपने आस पड़ोस के कक्षा 3 और 5 में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या एकत्रित कीजिए। एकत्रित जानकारी से 3 और 5 कक्षाओं में पढ़ने वाले लड़के एवं लड़कियों को वर्गीकृत कीजिए। अपनी परियोजना में कम से कम 10 घरों को सम्मिलित कीजिए। उपयुक्त क्रियाकलाप को सर्वप्रथम रूप से उपयोग किया जा सकता है। तो यह जो है आंकड़ों प्रबंधन की अवधारणा का परिचय देने के लिए, ठीक है, ये जो है सर्वोत्तम उपयोग किया जा सकता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिमुलेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले एग्जाम में पूछ भी चुका है। निम्नलिखित में से क्या सबसे अच्छी तरह सिखाया जा सकता है? तो दर्शना की किसी श्रृंखला में तीसरी आकृति को बदलने से किस प्रकार 10वीं आकृति भी बदली जाएगी? तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब पार्ट आ गया है एनवायरमेंटल स्टडीज़, 61 नंबर का। हमारे देश के नीचे दिए गए किन 2 राज्यों के लोगों का सर्वप्रिय भोजन इडली, बड़ा, डोसा, सांभर, नारियल की चटनी है? तो यह जो है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि कोई व्यक्ति मुंबई से चंडीगढ़ भारत का केंद्र शासित प्रदेश तक सबसे छोटे रेल मार्ग से होकर रेलगाड़ी द्वारा यात्रा करता है तो कौन से राज्यों से उसे गुजरना नहीं होगा? तो वह जो है पंजाब से। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए किसी बालिका के उस कथन पर विचार कीजिए जो उसने किसी कैंप में आए विद्यार्थी के समूह में दिया था। मैं उस शहर में आई हूँ जो एक पहाड़ी क्षेत्र है। हमारे यहाँ वर्षा बहुत होती है और बर्फ़ भी बहुत पड़ती है। जब ठंड बहुत अधिक हो जाती है तब हमें धूप में बैठना अच्छा लगता है। तो हमारे घर पत्थर अथवा लकड़ी के बने होते हैं। तो यह शहर किस देश के किस भाग का होना चाहिए? यह शहर जो है हिमाचल प्रदेश यानी कि भारत देश का है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से ऐसा 2 जानवरों के समूह को चुनिए जिनके आँखें के दांत जीवन पर्याप्त वृद्धि करते रहते हैं, अतः वे अपने दांतों को बहुत लंबा ना होने देने के लिए वस्तुओं को कुड़ते व काटते रहते हैं। तो एक है चूहा और गिलहरी। ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कन्नौज एक जिला है जो समस्त भारत में इत्र के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ जिला किस राज्य का भाग है? तो यह जो है उत्तर प्रदेश का भाग है। ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेत के टीले कहाँ पाए जाते हैं? तो रेत के टीले जो है अबू धाबी और अफगानिस्तान में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भोपाल बेंगलुरु के ठीक उत्तर में है तथा गांधीनगर भोपाल के ठीक पश्चिम में है। गांधीनगर के सापेक्ष बेंगलुरु की दिशा है। तो यह जो है दक्षिण पूर्व। ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से प्रांत के बारे में सही कथन चुनिए। तो पहला यह है टीन और जस्ता का मिश्र धातु है, गलत है। यह एक यौगिक है, ये भी गलत है। यह कॉपर और टीन का मिश्र धातु है, तो यह सही है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए उस मिलान को चुनिए जो तत्रूपी
खाद्य वस्तुओं के संरक्षण से सही ढंग को प्रदान नहीं करता है। तो यह जो है कच्चा आम अचार यह नहीं है, दाल पापड़ यह भी नहीं है, सेब मुरब्बा यह भी नहीं है, दूध और पनीर। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे देश के किस भाग में लोगों के रहने के लिए बने बड़े तिकोने टेंट को रेबो कहते हैं और जानवरों को रहने के स्थान को लेखा कहा जाता है? तो यह जो है लेह और लद्दाख। ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे देश में संघ शासित प्रदेशों की संख्या 8 है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए उस 3 राज्यों के समूह को चुनिए जिसके सभी राज्यों में समुद्र तट अरब सागर पर स्थित है। तो यह केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र तीनों राज्य। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छाव नृत्य किस राज्य के सामान्य लोगों का लोक नृत्य है? तो यह जो है छत्तीसगढ़ का नृत्य है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। केचुओं के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला देखते हैं। केचुए खेत में छेद बनाते हैं जो वायु और जल के मुद्रा तक पहुंचने के लिए आसान रास्ता प्रदान करते हैं। तो यह जो है सही है। दूसरा देखते हैं। केचुए खेत में छेद बनाकर जमीन को पोली बनाते हैं। यह भी सही है। केचुए मुख्य फसल को खरपतवार से बचाते हैं। तो यह गलत है। केचुए का मल मृदा को उर्वरक यानी कि उपजाऊ बनाते हैं। यह सही है। तो 1, 2 और 4। तो 1, 2, 4 ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मिश्रित लर्निंग मोड में ईवीएस पढ़ाने के फायदे। तो पहला देखते हैं। विद्यार्थी कहीं से भी कक्षा में शामिल हो सकते हैं। यह बिल्कुल सही है। विद्यार्थियों को शिक्षक एवं साथियों बातचीत करने को मिलता है। तो यह भी सही है। चलिए अगला देखते हैं। विद्यार्थियों को कक्षा के दौरान चौकन्ना रहने की आवश्यकता नहीं है। तो यह गलत है। विद्यार्थियों अपने ऑनलाइन से सीखी हुई बातें घर समुदाय में पूरक गतिविधियों से पूरा कर सकते हैं। तो यह सही है। तो 1, 2, 4। तो 1, 2, 4 ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसको भी इम्पोर्टेंट ले लीजिए, इम्पोर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप के माध्यम से ईवीएस पढ़ाने के समकालिक शिक्षण के विशेषताएं हैं? तो यह जो है शिक्षक और विद्यार्थी वास्तविक समय में बातचीत करने में सक्षम। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वाति कक्षा 4 की एक ईवीएस शिक्षिका ने कई तरह के पौधे जैसे घास, बांस, गुलाब, केला, बरगद, तार के पेड़ का वीडियो दिखाती है और सभी पेड़ों के आकार, पत्तों, तने और फूलों के बारे में विद्यार्थी के साथ चर्चा करती है। इस गतिविधि में सबसे उपयुक्त उद्देश्य विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करना डैश की तरफ है। तो यह जो है पेड़ पौधे के वर्ग के भीतर मौजूद भिन्नता की तरफ है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इम्पोर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए। वर्तमान पाठ्यचर्या के अनुसार प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के उद्देश्य कौन से हैं? पहला देखते हैं। प्राकृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण के बीच संबंधों का पता लगाने और समझ विकसित करने के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करना। तो यह सही है। ठीक है। दूसरा देखते हैं। विद्यार्थियों को पर्यावरण संबंधित मुद्दों के बारे में जागरूकता विकसित करना। तो यह भी सही है। चलिए तीसरा देखते हैं। पृथ्वी को मानव एवं अन्य जीवित रूप
में एक समझ विकसित करना है, तो यह गलत है। ईवीएस की विभिन्नता शिक्षण शास्त्र को समझाना, तो यह भी गलत है। तो 1 और 2 सही है, तो 1 और 2 सही है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको स्टार लगा लीजिए, इंपॉर्टेंट है। एक ईवीएस शिक्षिका को गतिविधि आयोजित करने के लिए समूह बनाने के लिए निम्न मापदंडों को ध्यान में रखना चाहिए। तो यह जो है समूह के बीच सहभागिता एवं प्रतिभागिता के आधार पर समूह बनाए, तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के पाठ्यचर्या की प्रकृति है, तो यह जो है समावेशी, प्रासंगिक, थीम आधारित, तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहानियों के माध्यम से ईवीएस अवधारणाओं को पेश करने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित बातों पर ध्यान रखना होगा। तो पहला देखते हैं, कहानियों को किसी अवधारणा के बारे में गलतफहमी की रचना नहीं करना चाहिए, तो यह जो है बिल्कुल सही है। दूसरा देखते हैं, कहानियों को लिंग, जाति, धर्म और अन्य सामाजिक समूह से संबंधित कोई रूढ़िवादी विचारों को चित्रित नहीं करना चाहिए, तो यह भी सही है। चलिए अगला देखते हैं, कहानियों मज़ेदार या मनोरंजन होनी चाहिए, तो यह जो है बिल्कुल गलत है। कहानियाँ ऐसी होनी चाहिए कि विद्यार्थी उससे जुड़ाव महसूस करें, तो यह सही है। तो 1, 2, 4 सही है, तो 1, 2, 4 सही, तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ईवीएस शिक्षक अपने विद्यार्थियों में मानचित्रण कौशल को मन में बैठाने के लिए निम्न क्रियाकलापों में से किनको करने में कहेगी। पहला है मानचित्र में बुनियादी दिशाओं का पता लगाना, यह सही है। उसके बाद मानकीकृत मानचित्र बनाना, यह भी सही है। अपने बनाए गए मानचित्र के प्रतीकों का उपयोग करना, यह भी सही है। मानकीकृत सार्वभौमिक प्रतीकों का उपयोग करते हुए मानचित्र को व्याख्या करना, यह भी सही है। तो चारों सही है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक ईवीएस शिक्षिका एक चर्चा के दौरान बताती है कि राजस्थान के गांव के लोग स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्री से अपना घर बनाते हैं, जबकि मुंबई जैसे शहरों में लोग सीमेंट, ईंट, कांच और टाइल जैसी सामग्री खरीद कर घर बनाते हैं। इस चर्चा के आकलन के लिए सीखने का प्रतिफल है तुलना करना और विश्लेषण करना, तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए। एक ईवीएस शिक्षिका चाहती है कि उसके विद्यार्थी पानी की बर्बादी करने वाले लोगों को विभिन्न दैनिक गतिविधियों और व्यवहारों का पता लगाए। निम्न में से कौन सी रणनीति इन उद्देश्यों को पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त है। तो यह जो है प्रतिदिन एक परिवार द्वारा उपयोग किए गए पानी की मात्रा का अनुमान, तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण शिक्षण का अभिन्न घटक है। तो यह जो है बच्चों का वातावरण, तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए। एक ईवीएस शिक्षक के रूप में आप प्राथमिक कक्षाओं के लिए पाठ्यपुस्तक के चयन के किन मानदंडों को सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानेंगे। पहला है पाठ्यपुस्तक में लिंग, जाति और धर्म में से संबंधित कोई रूढ़िवादिता नहीं होनी चाहिए, तो यह बिल्कुल सही है। पाठ्यपुस्तक में भाषा मानक भाषा होनी चाहिए, तो यह गलत है। पाठ्यपुस्तक की कीमत कम और व पतली होनी चाहिए, तो यह भी गलत है। पाठ्यपुस्तक सचित्र और आकर्षण होनी चाहिए, तो यह सही है। तो 1 और 4 सही है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा 5 के विद्यार्थियों को लिंग, जेंडर रूढ़िवादिता सिखाने के
लिए निम्न में से कौन सा संसाधन सबसे उपयुक्त होगा? तो सदस्यों के बीच कार्य आवंटन का पता लगाने के लिए घरों का सर्वेक्षण, ये सबसे महत्वपूर्ण उपयुक्त है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक ईवीएस शिक्षक के रूप में आपको अपने विद्यार्थियों के रिपोर्ट कार्ड में प्रक्रिया कौशलों में दक्षता के स्तर पर विवरण देना है। निम्न में से कौन सी रिपोर्ट सबसे उपयुक्त होगी? तो यह जो है कर्म निर्धारण मापने, ठीक है, ये सबसे उपयुक्त रिपोर्ट होगी। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अब चलेंगे हिंदी, ठीक है। 91 से 99 आप लोग पढ़ लीजिएगा गद्यांश है। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। असल और बनावटी में अंतर धुंधलाने का क्या अर्थ है? तो यह जो है असली और बनावटी में अंतर करना कठिन है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेवाओं या कुछ देर के लिए किसका चयन करना कठिन है? तो यह जो है सुपात्र का। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उपलब्धि या सफलता व्यक्ति के सतत निवेशों का सर्वभाविक प्रतिफल होती है का क्या तात्पर्य है? तो यह व्यक्ति द्वारा किए गए निरंतर प्रयासों से उपलब्धि या सफलता प्राप्त होती है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गद्यांश के अनुसार व्यक्ति के समग्र कौशल किसमें प्रयुक्त होते हैं? मन और निष्ठा से किए गए कार्य में। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मन और पूर्ण निष्ठा से किए गए कार्य में कौन सा भाव प्रमुख होता है? तो यह जो है परमार्थ का। ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु बाजार से नहीं खरीदी जा सकती है? तो सिम कार्ड खरीदा जा सकता है, मोबाइल खरीदा जा सकता है, बर्गर भी खरीदा जा सकता है, लेकिन आशीर्वाद खरीदा नहीं जा सकता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वाभाविक में प्रत्यय है, तो यह जो है इक का। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। समय समय शब्द है, तो यह जो है पुनरुक्त शब्द। ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सफलता शब्द है संज्ञा का। ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अब निर्देश 100 से 105 तक है, आप लोग पढ़ लीजिएगा एक बार ताकि क्वेश्चन बनाने में इजी हो। लेखन ने किस खतरे की ओर संकेत किया? तो यह जो है संवेदनाओं की समाप्ति के साथ लेखन कार्य भी समाप्त हो जाएगा, इसकी ओर इशारा करता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कवि ने किस बात का आग्रह किया? तो कवि जो है वह संवेदनशील होने का आग्रह किया। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेकिन पद किस स्थिति की ओर संकेत करता है? तो यह जो है जो होना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ, इसकी ओर इशारा करता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दरवाज़ा खोलने से अभिप्राय है, तो दरवाज़ा खोलने से जो है यह संवेदनाओं के प्रति
वरुण भाव रखना, सॉरी, संवेदनाओं को अपने जीवन में उतारना। ऑप्शन बी राइट आंसर, डी नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संवेदनशील व्यक्तित्व होने का भाव किस शब्द से अभिव्यक्ति होता है? तो यह जो है समृद्धि होना, तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। समूह से भिन्न शब्द कौन सा है? तो यह जो है खटखटाए, यह जो है भिन्न शब्द है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय भाषा को परिभाषित करता है? तो यह जो है क्षेत्र भाषा में भाषा की वाक विशेषता है, इसको परिभाषित करता है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा संकेत भाषा के संबंध में सत्य है? तो यह जो है संकेत भाषा का व्याकरण, यह जो है सत्य है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाषा सीखना डैश है? तो भाषा सीखना जो है सुविचारित तथा चेतन, ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा में बहुभाषिकता एक रणनीति के रूप में प्रयुक्त करने से क्या तात्पर्य है? तो शिक्षार्थियों की भाषा को भाषाओं के शिक्षण, अधिगम तथा विषय वस्तु के लिए प्रयोग करना, यह तात्पर्य है, ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में हिंदी भाषा के संबंध में सत्य है? यह भारत की राष्ट्रभाषा है, गलत। यह शिक्षा में समान द्वितीय भाषा है। यह भारत की सहराज्य भाषा है, गलत। हिंदी भारत की राज्य भाषा है, ये सही है, ऑप्शन डी राइट आंसर, 4 सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से आप किसे प्रमाणिक सामग्री के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे? तो पाठ्य पुस्तक लेखक द्वारा कोविड-19 पर लिखा निबंध, ठीक है, इसको स्वीकार नहीं करेंगे, तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा 8 की शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को पाठ पढ़ाने के अनुवर्ती कार्य के रूप में कर्म से कहानी की घटनाओं तथा विचारों को लिखने के लिए कहती है, वह क्या कर रही है? तो अपने शिक्षार्थियों को उप विषय वस्तु के निर्माण के लिए कह रही है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा भाषा की कक्षा के साहित्यिक पाठ्य सामग्री के शिक्षण के संबंध में सत्य नहीं है? पहला देखते हैं। साहित्यिक पाठ्य सामग्री का प्रयोग व्याकरण शिक्षण के लिए किया जाना चाहिए, तो यह सत्य नहीं है, तो यही हो गया, तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रवीन समाचार पत्र में एक लेख पढ़ता है जिससे कि वह अगले दिन अपने समूह में उस पाठ्य वस्तु संपूर्ण विचार प्रस्तुत कर सके। उसके इस पठन को किस रूप से जाना जाता है? तो यह जो है सरसरी दौर पर पढ़ना, तो ऑप्शन डी राइट आंसर, इसी के रूप में जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पढ़ते समय वह शब्द पहचानता है किंतु स्वयं से उसे प्रयोग करने में समर्थ नहीं है। इस शब्द भंडार को किस रूप में जानते हैं? तो यह जो है निष्क्रिय शब्द भंडार, इस रूप में जानते हैं, तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आधारभूत अंत वैदिक संप्रेषण कौशल डैश है, तो भाषा का वर्तमान में प्रयोग करते हैं, तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा लेखन उपागम शिक्षार्थियों को लेखन सिखाने के लिए लेखन के विभिन्न स्तरों को गुजरने का अवसर प्रदान करता है? तो यह जो है प्रक्रिया उपागम,
ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अरुल और राहुल शिक्षक अपनी व्याकरण की कक्षा में पहले व्याकरण बिंदुओं, वच और काल का परिचय देते हैं और यह समझाते हैं कि नियम किस तरह बनते हैं और किस तरह संदर्भ का प्रयोग करते हैं। इसके उपरांत वे शिक्षार्थियों को भाषा मंदों के अभ्यास के लिए बहुत सारे कार्य देते हैं। व्याकरण सीखने सिखाने की यह प्रक्रिया कहलाती है घोषणात्मक ज्ञान। क्या कहलाती है? घोषणात्मक ज्ञान। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा सीखने के लिए निवेश आधारित कार्य है? तो शिक्षार्थी 5 के समूह में कहानी पढ़ता, यही जो है निवेश आधारित कार्य है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा शिक्षा की संकल्पना नहीं है? तो ध्वनि की तरंग लंबाई ये नहीं है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर।